नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के गुसू गांव में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए और इस दौरान भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 जवान घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस और 53 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने गुसो क्षेत्र में एक घेरा और तलाशी अभियान चलाया और जब संयुक्त दल ने संदिग्ध स्थान को घेरा तो छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी की। संयुक्त टीम ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी में तनाव अब कम होता हुआ दिख रहा है। सोमवार को चीनी सेना ने अपने टेंट पीछे करने शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी भारत ने सख्ती बरकरार रखी है। सोमवार रात को भारत चीन सीमा के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने अपना ऑपरेशन किया। यहां देर रात अपाचे चिनूक समेत वायुसेना के कई विमान उड़ान भरते हुए दिखे और चीन पर पैनी नजर रखते रहे। भारत चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड बेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर ने निगरानी के लिए उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना लगातार बॉर्डर पर अभ्यास कर रही है और हर स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है। सिर्फ अपाचे ही नहीं बल्कि चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी यहां पर अभ्यास किया। एक फॉरवर्ड एयरबेस में वरिष्ठ फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन ए राठी ने कहा, नाइट ऑपरेशन अचानक होता है। भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थिति में आधुनिक प्लेटफॉर्म और अपने उत्साही जवानों की मदद से हर ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार है। और भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में अब तनाव जो है वह कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को चीनी सेना ने अपने टेंट पीछे करने शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी भारत ने सख्ती बरकरार रखी है। The night operations have an inherent element of surprise. The Indian Air Force is fully trained and ready to undertake entire spectrum of operations in any environment with the help of modern platforms and motivated personnel. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना को लेकर कहा कि ज्यादा दाम पर मास्क और सैनिटाइजर बेचना गलत होगा। इसको लेकर कैंपिंग लाना चाहेंगे। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमने एफडीए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आने वाले 8 दिनों के अंदर हम इस पर कैंपिंग लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मास्क और सैनिटाइजर, जैसा हमने कहा है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर, ये एसएमएस यही आने वाले दिनों में हमारी जीवन एक जीने के लिए एक कार्य पद्धति रहेगी। तो अगर हम ये इस पे हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं तो मुझे एक लगता है कि किसी ने भी चढ़े दाम में मास्क और सैनिटाइज़र बेचना गलत होगा और इसलिए हम उस पर कैपिंग लाना चाहेंगे। हमने एफडीए और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से भी कहा है। हमारा डिपार्टमेंट इसमें पूरा अग्रेसर होके या उसमें एग्रेसिवली उसका जो भी फॉलोअप है वो करके ये आने वाले 8 दिनों के भीतर हम इसके ऊपर कैपिंग लाने के लिए ज़रूर नोटिफिकेशन। भारत के बाद अब अमेरिका भी चीन को जोरदार झटका देने वाला है। अमेरिका टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज होती जा रही है। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीनी कंपनी को करीब $6 अरब का नुकसान हुआ। हालांकि इसके पहले पिछले दिनों भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था और इसके बाद चाइनीज कंपनियों की तरफ से सरकार से अपील की जा रही है कि वे भारतीय यूजर्स का डेटा चाइनीज सरकार के साथ शेयर नहीं कर रही थी। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि चाइनीज सरकार ने कभी भी यूजर्स के लिए डेटा की मांग नहीं की।
जेडीयू नेता अजय आलोक ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय हैं। आने वाले समय में जुलाई के अंतिम तक 14 से 15 लाख तक आंकड़े पहुंच सकते हैं। तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि रक्षा मीटिंग में कांग्रेस मौजूद नहीं होती, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। है कि 7 लाख के आसपास हम पहुंच रहे हैं, अभी ये और बढ़ेगा। संभवतः हम 12-14 लाख तक पहुंचेंगे अगले 1 जुलाई के अंत तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, 60% रिकवरी हो चुकी है। संक्रमण से बचना होगा, लोगों को सजग रखना होगा, सतर्क रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगातार लगाएं, यही अपील कि जब वो रक्षा सलाहकार समिति पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो रक्षा मीटिंगों में आया करें। रक्षा मीटिंग में आते नहीं हैं, रक्षा के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और उस पर बयान देते रहते हैं। इससे बड़ी विफलता, इससे बड़ी नाकामयाबी, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत एक विपक्ष के नेता के द्वारा कभी नहीं की गई है इस देश में। शर्मनाक। कानपुर मुठभेड़ के दौरान 8 पुलिस कर्मियों के मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे की खोज में जुटी है। हालांकि अब तक कुख्यात विकास दुबे पुलिस के हाथ नहीं लग सका, तो वहीं गैंगस्टर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। इन सबके बीच में आपको बता दें, बीती रात कानपुर पुलिस लाइन से 10 कांस्टेबल को चौबेपुर थाना ट्रांसफर कर दिया गया। कानपुर के आईजीपी मोहित अग्रवाल के मुताबिक विकास दुबे के मुखबिरी के शक में चौबेपुर थाना के पुलिस कर्मियों से पूछताछ चल रही है और जांच जारी है। तो आपको बता दें, कानपुर में पुलिस पर दुर्दांत हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अब शिकंजा जो है वह कस दिया है। कानपुर मुठभेड़ के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे की खोज में जुटी हुई है। हालांकि अब तक कुख्यात विकास दुबे पुलिस के हाथ नहीं लग सका, तो वहीं गैंगस्टर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सौदे से सरकार बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बांटे जाएंगे, ये प्रदेश का हाल है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बांटे जाएंगे, ये प्रदेश का हाल है। प्रदेश की जनता इसकी गवाह है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने प्रदेश की बोली वाली सड़क समाज की जनता वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महामारी को देखते हुए सरकार भारत में फिल्म शूटिंग की मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी, जिससे फिल्म निर्माण को तेजी के साथ फिर से शुरू किया जा सके, जो कोविड की वजह से ठहर गया है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार टीवी सीरियल, फिल्म मेकिंग, को प्रोडक्शन, एनिमेशन, गेमिंग समेत सभी प्रोडक्शन में इंसेंटिव भी ला रही है। इनकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज 39वां जन्मदिन है। माही और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। धोनी झारखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। धोनी 1 दशक से भी ज्यादा समय तक विकेटकीपर, बल्लेबाज, कप्तान हर भूमिका में फिट रहे। एमएस धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ी जो आने वाले सालों तक बरकरार रहेगी। तो वहीं धोनी के जन्मदिन पर झारखंड के रांची से उनके चाहने वालों ने प्रतिक्रिया दी। यही जन्म लिया था और यहीं से अपना स्टार्ट किया कल्चर तो वो पहले गरीब थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वो अपना क्रिकेट को अपना ये बना लिया था कि क्रिकेट में ही कुछ करना है। पहले वो पढ़ाई करते थे लेकिन उसे पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो सोचते थे कि कुछ क्रिकेट में ही बनना है और वो खेले, फिर यही हरमू मैदान ही से खेले थे और अभी भी उनका घर यहीं है अरगोरा सामने। आज उनका जन्मदिन है। आज उनका जन्मदिन है तो हम लोग सबकी तरफ से उनका हैप्पी बर्थडे। सबसे बड़ी खुशी की बात है सर कि आज धोनी जो है आज पूरा विश्व में एक छोटा सा झारखंड से पूरा विश्व में नाम कमाया है
और हम चाहते हैं कि आज यहाँ पर जितने भी युवा है, जितने भी लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, धोनी के एक ऐसा बर्थडे दिया जाए कि यहाँ से भी एक धोनी नहीं, कम से कम 100 धोनी निकले। और यही दुआ हम लोग करते हैं कि आज झारखंड से जितने भी आज खिलाड़ी काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं, उन लोगों के प्रति आज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और धोनी एक ऐसा चीज़ है कि आज हम लोग बहुत से जगह में जाते हैं जो झारखंड का बहुत सा नाम नहीं जानते, मगर आज धोनी के चलते आज पूरा विश्व में हम लोग को, झारखंड वासियों को आज एक अच्छा पहचान मिला है सर। और हम यही चाहते हैं कि धोनी जैसा आज अच्छा खिलाड़ी, अच्छा कैप्टन, हमको लगता है कि विश्व में ऐसा नहीं मिलेगा सर। जिस तरह से आज काम किए हैं, जिस तरह से खेले हैं, आज वाकई में उसका प्रति जितना भी तारीफ किया जाए कम है। आज जन्मदिन है और जन्मदिन है तो हम यही चाहते हैं कि आज हम पूरा टीम की तरफ से, मेरा तरफ से हमेशा उसका उम्र ज़्यादा हो, और हम लोग पूरा ग्रुप की तरफ से उसका हम लोग बर्थडे विश करते हैं। राजधानी दिल्ली में 37 वर्षीय पत्रकार तरुण सिसोदिया ने एम्स की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। तरुण दिल्ली में एक अखबार में रिपोर्टर थे और वे करीब 2 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक तरुण कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार शाम उन्होंने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। अब इस कड़ी में दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर पत्रकारों ने साइलेंट चेन बनाकर विरोध जताया और सरकार से मामले में जुडिशियल जांच की मांग की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर को हटा दिया है, जिन पर कथित रूप से गोल्ड स्मगलिंग मास्टरमाइंड से संबंध रखने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक अब एक युवा आईएएस अधिकारी मीर मोहम्मद को शिवशंकर की जगह नियुक्त किया गया है। केरल में गोल्ड स्मगलिंग का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। दरअसल आरोप है कि राज्य के आईटी सचिव शिवशंकर ने केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के तहत स्पेस पार्क के मार्केटिंग संपर्क अधिकारी के रूप में यूएई के पूर्व वाणिज्य दूतावास अधिकारी और गोल्ड स्मगलिंग के मास्टरमाइंड स्वप्ना सुरेश को नियुक्त किया था, जिनसे गोल्ड स्मगलिंग के तार जुड़े हैं। आपको बता दें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एयर कार्गो के जरिए आए सामान में अधिकारियों ने 30 किलो गोल्ड बरामद किया था और उसी को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर को हटा दिया है, जिन पर कथित रूप से गोल्ड स्मगलिंग मास्टरमाइंड से संबंध रखने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक अब एक युवा आईएएस अधिकारी मीर मोहम्मद को शिवशंकर की जगह नियुक्त किया गया है। केरल में गोल्ड स्मगलिंग का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद जो है वह भी अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस से जुड़ा छात्र संगठन एनएसयूआई यूजीसी की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों का विरोध कर रहा है, जिसमें सितंबर के आखिर तक विश्वविद्यालय और कॉलेज में परीक्षाएं कराने की बात कही गई। दिल्ली में एनएसयूआई संगठन से जुड़े छात्रों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया और छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की मांग की। एनएसयूआई का कहना है कि परीक्षाएं कराना केंद्र सरकार का एक संकीर्ण नजरिया है और इस फैसले से छात्रों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की सेहत से ज्यादा परीक्षा की चिंता है। जी, हमारा एक सिंपल ये है कि जो कल यूजीसी की रात को गाइडलाइन आई है ना, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप देश का संसद नहीं खोल रहे हो तो आप स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए क्यों बुला रहे हो, वो भी सितंबर एंड में। सितंबर एंड का भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है वहाँ किस टाइम क्या हाल होगा। और दूसरी तरफ क्या नाम है, हमारी सरकार जुलाई के अंदर अभी मास्टर्स के लिए एग्जाम मतलब स्टार्ट कर रही है, प्रोसेस लेके आ रही है और वो सितंबर एग्जाम करानी है। ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम को जब हमारे कांग्रेस छात्र पूरे देश के अंदर जहाँ भी कांग्रेस सरकार है, हर जगह पर एग्जाम हो ही नहीं रहे हैं, हर जगह स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है। तो हमारा ये डिमांड है ये हमारी यूजीसी से कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करें।
ये तो एक तरीके से छात्र को भविष्य के साथ और छात्र की सेहत के साथ मजाक है, क्योंकि अगर कौन कह रहा है कि WHO जब खुद कह रहा है कि अभी सेकंड वेव आनी बाकी है, सितंबर में कैसे श्योर है कि ये सब चीजें सिचुएशन सही हो जाएगी? जब 50% स्टेट स्टूडेंट्स को प्रमोट कर चुकी है, तब ये एंड में आके अपनी गाइडलाइन दे रही है कि प्रमोट कैंसिल होगा फाइनल ईयर का। 21 बिहाफ पे कह रही है। क्या तो ये छात्र ये खुद कहते हैं देश का भविष्य है छात्र, भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? क्या डिग्री से इतनी जरूरी है कि सेहत से जरूरी? अगर डिग्री इतनी जरूरी है तो आप डिग्री को भी फिर इंपॉर्टेंस दो ना। आप क्यों कह रहे हैं कोरोना से हम बचाएंगे? कोरोना से बचाना हो तो आप छात्र भविष्य का खिलवाड़ नहीं करते। कभी आपका मन कर रहा है प्रमोट कर दिया, नेक्स्ट आप नोटिस नहीं करा, तो एक तरीके से सीधे तौर पर छात्र भविष्य के साथ अत्याचार कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। नहीं पता क्या छात्र, और ये हम NUCI भी सीधे तौर पर कहने चाह रही है कि जो UGC की कल गाइडलाइन आई है वो हमारे लिए नहीं, हम भी खुद स्टूडेंट है, हम इसमें प्रदर्शन करना कोरोना काल में कोई नहीं चाहता, लेकिन प्रदर्शन जब भी छात्र अधिकारों का हनन होगा, जब भी छात्र के भविष्य का खेला जाएगा, हम ऐसे ही ग्राउंड पे उतरेंगे। राष्ट्र वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर डिवाइस गाइडलाइंस जारी कर दी। UGC के इस फैसले और प्रेस नोट की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी। UGC की नई गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थाओं में स्नातक और परास्नातक की फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर 2020 अंत तक आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड से करा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की परीक्षाओं और नए एकेडमिक सत्र को लेकर डिवाइस गाइडलाइंस को जारी कर दिया। UGC के इस फैसले और प्रेस नोट की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी। UGC की नई गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालयों या फिर शैक्षणिक संस्थाओं में स्नातक और परास्नातक की फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर 2020 अंत तक आयोजित की जाएंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार और नीले कार्ड रद्द करने के मामले में पंजाब सरकार के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है और कैप्टन सरकार के खिलाफ विरोध जता रहा है। तो वहीं इसी दौरान शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। सुखबीर ने कहा कि कैप्टन पहले भी CM रहे, तब भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट रही और अभी भी कमोबेश यही स्थिति है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार लुटेरों की सरकार है। सरकारी राजे के खिलाफ, सरकारी राजे की सरकार के खिलाफ लुट मचाई जाती है। रेत माफिया, शराब माफिया खजाना बनाकर लुट के ले गए। मैं कैप्टन साहब को बेनती करना है कि जड़ियाँ डीजल दी कीमत, पेट्रोल दी कीमत सब तो ज्यादा वैट हिंदुस्तान में पंजाब सरकार ने पेट्रोल पे लाया है। ते मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहना है कि दिल्ली देखो थोड़े केजरीवाल ने कितना टैक्स लाया। पहल करो, सूबे वाली सरकार पहल करे। पंजाब सरकार टैक्स घटाए ते आपां सारे जाके मोदी साहब को मिल के उत्थे उन्हां तो घटाइए। मैं तुहानूं इन्ना ही कहना चाहना है कि यह सरकार चोरां दी सरकार है, लुटेरियां दी सरकार है। बहुत ज्यादा इस सरकार ने लोगों का